स्क्वाड होने लगी है, ठीक है। और पीछे होना पड़ेगा, नहीं वो इधर आएंगे, ये आपको भी वापस आगे और Welcome to the second episode of Chatbot. In the first episode, I got feedback from the numerous people that हम लोग introduce नहीं करवा पाते properly, हम लोग properly topic को नहीं discuss करते, हम लोग ये नहीं बात कर पा रहे थे पहले में कि पहले हमारा थोड़ा सा background अजीब था. तो actually the fact is कि इस बार मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आपके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉर्मल व्हाट आई नो अबाउट यू और फिर मैं टॉपिक के बारे में बात करूँगा और डेफिनेटली फिर हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलेंगे. अच्छा, सो फर्स्ट थिंग टू टॉक अबाउट इन दिस इज दैट दिस स्पेसिफिक एपिसोड इज अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस and the HR in the corporate sector and in the businesses from small medium enterprises to any size of the business. So इस बारे में आज हम बात करेंगे कि HR का जो इशू है या HR क्या है, एक्चुअली HR होता क्या है और HR का मकसद क्या है, और फिर जो डेजिग्नेशन है HR और बीइंग एन एंटिटी HR क्या है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. और दूसरा, moving towards the introduction of the guest, thank you so much for coming, Mr. Najmus Saqib, if I am not pronouncing it wrong. So Najmus Saqib Saab is a good friend of mine and he's a brother to me. लेकिन इससे हट के इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ मेंटोर, ही इज़ मेंटोरिंग न्यूमरस स्टार्टअप्स एंड ही नोज़ अ लॉट अबाउट बिजनेस. जैसे हमारा एक कल्चर बना हुआ है, लम्स ग्रेजुएट, लम्स बिजनेस ग्रेजुएट. सो आई थिंक ही इज़ हेयर विद अस. और मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ या मैं जितना आपको समझ सका हूँ वो मैंने एक्सप्लेन किया. बट व्हाट आई वांट इज़ कि आप भी थोड़ा हमें अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम के मतलब के साथ नहीं, नजमुस साकिब के साथ अपने मतलब के साथ साथ आप ये भी बताएं कि व्हाट यू हैव डन, हु यू आर एंड एक्चुअली हाउ वी कैन रिकग्नाइज यू एज अ पर्सनैलिटी. नजमुस साकिब की अगर मैंने रिकग्निशन, जैसे मैं अपनी रिकग्निशन दूंगा, सो आई से आई एम कासिम आगा खान, आ डिजिटल मार्केटर, SEO स्पेशलिस्ट, SEO कंसल्टेंट. सो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका मार्क क्या है, आपकी पर्सनैलिटी का जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है. सो ओवर टू यू. थैंक यू. आई थिंक इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर विद यू कासिम. हमने काफ़ी चीज़ों पे तो बात वैसे की हुई है, लेकिन इस सेटिंग में और एक बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है. सो आई थिंक मैं यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशंस और मैसेज को और कन्वे कर सकूँगा टू योर ऑडियंस एंड अदर पीपल एज वेल. आपने बात शुरू की कि इंट्रोडक्शन. सो मेरा कोई कॉर्पोरेट इंट्रोडक्शन आपको नहीं दूंगा, मैं सिंपल सा दूंगा. आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. फैसलाबाद से ही हैं हम. तो हाँ, इससे पहले हम कोई बात करें तो उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वी वर समवन जो वाज नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून. तो हमने बड़ा टफ टाइम देखा है. माय डैड वाज अ बैंकर. बड़ी एक लाइफ में स्ट्रगल देखी है अपने एल्डर्स को करते हुए. सो हम उस घर से बिलोंग करते हैं, शुरू हमने किया. सो लेकिन अगर हम एक जनरेशन पीछे चले जाएँ ना, तो माय ग्रैंडफादर वाज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो मुझे लगता है हमारे ब्लड के अंदर शुरू से ही ना वो जेनेटिकली इन्फ्यूज़ था बिजनेस और उसके बारे में सोचना, कोई चीज़ डिफरेंट करने का. तो ये है मेरा नाम का मतलब. अगर बताऊं तो उस पर बड़े फड्डे हो जाते हैं. कभी बार मैं अपनी अम्मी से पूछता हूँ तो वो कहती हैं ये नाम मैंने नहीं रखा तुम्हारा, ये आपकी बड़ी दादी ने रखा हुआ है, हमसे तो पूछा भी नहीं गया था. तो उसकी स्टोरी ये है कि व्हेन आई वाज बॉर्न तो वो 30वां सवारा पढ़ रही थी, तो उसमें नजमुस साकिब आता है, तो उसका मतलब है चमकदार सितारा. माशाल्लाह. तो नाम तो उन्होंने रखा था, लेकिन आगे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ज़िंदगी में कर जाएं जिससे लोग इस तरह याद रखें इंशाल्लाह. और बाकी आई बीन अ कॉर्पोरेट पर्सन. मैंने कोई 10 साल डिफरेंट कंपनीज़ में फ्रॉम नेस्ले टू PTC टू टेलेनॉर अपनी जर्नी गुजारी है. लास्ट मेरा था फिलिप मॉरिस के साथ. सो कॉर्पोरेट को देख के फिर मेरे अंदर एक बड़ा उसने बड़ा मेरे अंदर एक क्वेश्चन मार्क स्टार्ट किया कि मैं जो सारा कर रहा हूँ, अगर ये कल ख़त्म हो जाता तो मेरे पास क्या है. राइट. तो
ये 10 साल की एफ़र्ट ने मुझे बड़ा सिखाया कि क्या गलतियाँ कर सकते थे हम किसी और की कंपनी में, और जब अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो कौन सी नहीं करनी गलतियाँ। तो वो 10 साल भी मेरे लिए बड़े वैल्यूबल थे। तो यही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है मेरा। मैं 15 साल लाहौर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। आपने लम्स की बात की, तो जब मैंने अपना ओ लेवल्स किया, एक ब्राइट स्टूडेंट था लेकिन पता नहीं था किधर अप्लाई करना। उस ज़माने में इंटरनेट का एरा नहीं था। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी होती थी आप अपने काउंसलर के पास जाते थे, या आपका कैरियर काउंसलिंग हो रही होती थी उधर। मुझे अच्छा याद है, ए लेवल्स में हमारे पास मैं बीकन आउट डिफेंस कैंपस में था, तो NUS वाले आए थे। अब हमारी इमेच्योरिटी ये थी कि हम समझ रहे थे कि यार ये तो नस का नाम कॉपी करके आ रहे हैं, जबकि अब उसको देखें, इट्स द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और उसका ग्लोबली बड़ा नाम है। जब वो हमारे पास आए बीकन आउट डिफेंस में, हम उनको बस हंसते रहे, सेशन अटेंड किया, उनको सीरियस ही नहीं लिया, वो चले गए। बाद में जब हमने रियलाइज़ किया कुछ बच्चे वहाँ पे अच्छे थे, उन्होंने अप्लाई किया, सैट के दोनों सब्जेक्ट्स दिए। हम यार एक ही ठीक है, हमने उसके बाद लम्स ही जाना है ना, कोई लोकल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, ठीक है। जो बच्चों ने उधर किया, फिर वो दे मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। तो उसके बाद से मुझे काफ़ी हुआ यार कि हम लम्स तो आ गए हैं, लेकिन ज़िंदगी में ना एक ऑप्शन नहीं होती। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू विच आर इवन बेटर देन व्हाट यू हैव थॉट इन द बिगिनिंग। मैं स्टार्ट किया तो माई डैड वाज लाइक ठीक है, लम्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, चले जाओ उधर। लेकिन अब मैं इस पर सोचता हूँ तो यार एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो लम्स की जर्नी काफ़ी अच्छी थी मेरी। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था ना ज़िंदगी में, अगर मैं इंट्रोडक्शन में ये आखिरी बात करूँगा वो ये थी कि व्हेन आई वाज लाइक 10 years old ऑन माई 11th बर्थडे, मुझे ना सवेयर क्या हाईली सवेयर मेरा हेड इंजरी हुई थी। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मैं एक साल बेड पे पड़ा रहा, लेफ़्ट साइड पैरालिसिस था मेरा। डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि पेनिट्रेटिंग वुंड था और उसमें ये मसला था कि जब आपका पैरालिसिस शुरू हो जाए तो फिर यू नेवर नो, आप 18 दिन कोमे में रहे हो। तो उसके बाद जब मैं व्हेन आई रिकवर्ड विद द विल ऑफ गॉड एंड माई सेल्फ, तो मैंने कहा यार ज़िंदगी ने एक और चांस दिया, तो इस चांस को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि व्हेन यू सी यूर दी ओनली सन इन योर फैमिली, और व्हेन यू सी योर पेरेंट्स एंड दी एल्डर्स बी रियली वरीड अबाउट यू, तो आपको अपनी लाइफ के अलावा आप सेल्फिश होकर सोचते हो तो लाइफ का पर्पस कम होता है। जब आप दूसरों का सोचते हो ना कि आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, तो फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ डिफरेंट करके जाना है। सो अभी भी जो ज़िंदगी में है, मैं इसने एक चीज़ बड़ी मेरे अंदर इनकलकेट की है कि रिस्क लो। बिल्कुल ठीक ठीक है, डर के जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो, जो चीज़ नहीं भी आती करके छोड़ो। वो हम जब छोटे होते थे तब मेरे ख्याल से 2 एड्स थे जो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। एक ओल्ड स्पाइस का एक आता था, उनकी टैगलाइन थी बी ओरिजिनल, कि बस अपने आप को देखो तुम क्या कर सकते हो। और एक उन बड़े मज़े का एक होता था, मुझे अभी वो ब्रांड याद नहीं आ रहा, कि उनकी कैच लाइन थी कि डू व्हाट यू कांट डू। ठीक है। तो वो उन चीज़ों को फिर मैंने अपने पल्ले बांध लिया, और फिर उसके बाद से लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें की हैं। मैं इन्वेस्टर भी रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट लाइफ भी गुजारी है, मैं अपना बिजनेस भी चला रहा हूँ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो है ना, एक जो मोटो बना हुआ है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो उसको ख़त्म करना है कि मास्टर ऑफ ऑल जैक एंड नन। तो उसकी एक पूरी एक जर्नी है, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने ना पॉडकास्ट के स्टार्ट में ना एक बड़ी ज़बरदस्ती शेप दे दी है पॉडकास्ट को। आजकल एक मीम मशहूर हुई है एक मिडिल क्लास पॉडकास्टर के बारे में, अगर आपने उसको फेसबुक पे ये देखा हो, तो वो कहते हैं जी कि मैं शुरू से बड़ा मिडिल क्लास था, और मेरे पेरेंट्स मुझे 9th में UK लेके गए थे, और मैं इतना मिडिल क्लास था कि मैं 2009 का मॉडल गाड़ी का 2010 में भी चला रहा था। तो वो मुझे आपकी इस बात से याद आ गया कि ये कौन सा मिडिल क्लास था जो बीकन हाउस डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और उसके बाद उसको पता था O लेवल्स और A लेवल्स। मैं ये क्वेश्चन इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन आवर इंडस्ट्री के पॉडकास्टर मीम बन चुका है वो बंदा जिसने ये बात की है। तो अभी भी आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में बोला कि मैं मिडिल क्लास था, लेकिन लेटर ऑन यू टॉक्ड अबाउट O लेवल्स A लेवल्स। जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और हमें नहीं पता होता O लेवल्स A लेवल्स का। ऑनेस्टली हमें शायद थोड़ा सा पता भी हो क्योंकि हम थोड़ी सी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों के उस टाइम पे जो स्कूल था बड़ा, आज के तौर में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया बीकन हाउस के पास, लेकिन उस टाइम पे एक ही बड़ा स्कूल था बीकन हाउस, और उसको अफोर्ड करना मिडिल क्लास आदमी के लिए मुश्किल ही था।
कि यार इसकी फ़ी हम दे दें और ये इसको किसी ना किसी तरह यहाँ पे बच्चे को पढ़ा दें। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी वहाँ पे पढ़ के ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा है और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो लम्स में जा रहा है, तो हमारी बुक्स में वो मिडिल क्लास नहीं है। शायद मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ से एग्री करेगी कि जो 60 या 70% जो अवाम है ना पाकिस्तान की, वो मिडिल क्लास जो है, दे नो कि यार हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग बीकन हाउस नहीं पढ़ सकते, हम लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स ड्रीम होता है। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे ना जो 6वीं 7वीं में होगा मिडिल क्लास का बच्चा, तो आप उससे पूछेंगे कि बेटा क्या करना चाहते हो? सर अच्छा पढ़ना है, ओ लेवल्स ए लेवल्स करना है, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। जिसका नहीं होगा वो कहेगा सर जी मैट्रिक करके पायलट बनना है, मतलब वट एवर हैज़ बीन टोल्ड टू दैम। तो ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ना इस रिलेटेड था, क्योंकि इंडस्ट्री में इस टाइम आजकल मीम चल रहा है कि भाई आप वो वाले मिडिल क्लास हैं जो 9वीं में यूके के ट्रिप पे जाते हैं, या आप वाकई मिडिल क्लास थे, कोई एक अपॉर्चुनिटी ने क्लिक किया जिसकी वजह से आप ओ लेवल्स ए लेवल्स बीकन हाउस में लम्स में पढ़ सके। क्या था जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मिडिल क्लास होने के बावजूद आई डिड दिस? इसमें आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। ये बातें जितनी मैंने की मिडिल क्लास लगती ही नहीं है, बट इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रियलाइज़ करने वाली ये है कि आई थिंक इट्स योर पेरेंट्स हु मेक दैट ईजी फॉर यू। कि जी इवन आप अगर एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से भी हो ना, तो दे गिव इन एवरीथिंग। अगर मैं इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना, अब मैंने बीकन हाउस की बात की, वन ऑफ द रीजंस आई गॉट इनटू बीकन हाउस वाज नॉट बिकॉज कि ये उस ज़माने में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी या एक बहुत अच्छा स्कूल था। वो इसलिए था क्योंकि मेरी अम्मी ने उधर नौकरी शुरू की, शी स्टार्टेड अ जॉब देयर सो दैट हमारे उस वक्त 2 बच्चे फ्री पढ़ाए जाते थे उस वक्त। तो मुझे याद है ए लेवल्स में जो आता था ना, फ़ी जो आती थी वो 1100 रुपये होती थी, वो लैब चार्जेस होते थे। तो शी स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड। उन्होंने ज़िंदगी में जो है ना, माशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ 30th ईयर विद बीकन हाउस। वाओ। तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है अलॉन्ग विद माय डैड। और नाउ दैट मेक्स सेंस, बिकॉज जो पहले चीज़ थी वो ये थी कि यार ये कौन सा मिडिल क्लास है। हम तो वेस्पा पे जाते होते थे यार, आगे पीछे 2 3 4 बहन भाई खड़े होके वेस्पा पे जा रहे हैं, हम तो ये मिडिल क्लास थे। तो ये कौन सा मिडिल क्लास है जो ओ लेवल्स ए लेवल्स बीकन हाउस से करके है? बट नाउ इट मेक्स सेंस। बट नॉट एंडिंग हेयर, लम्स का जो सफ़र था, क्योंकि मदर ने 1100 तो सपोर्ट कर दिया, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन आगे का जो सफ़र है वो भी आपको डिफेंड करना पड़ेगा। वो यार दैट क्रेडिट गोज टू माय डैड। उसमें जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, तो आप 7 और जॉब्स नहीं कर सकते। यहाँ पे बस एक ही यूनिवर्सिटी करके निकलोगे तो फिर आपको कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी। आई लाइक द आइडिया कि काश ये भी चीज़ यहाँ पर हो, सो दैट पीपल कैन अफोर्ड एटलीस्ट अपना ख़र्चा तो निकाले ना। सो उस ज़माने में आई डोंट नो, माई फादर वॉज लाइक एन एंजल। उन्होंने जिस तरह किया है इसको मैनेज, आई डोंट नो। पहले साल तो आई ज्वाइंड लम्स इन 2005, मैं तब गया था। 2008 में मेरी बहन भी उधर आ गई थी। सो तब वो दोनों चीज़ें मैनेज करना, आज तक मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने मैनेज किया, बट येस आई हैव सीन हिम अंडर प्रेशर, सो आई डू रियलाइज़। एक टाइम ये भी होता था कि मुझे याद है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर फ़ी पे हो रही होती थी, और वो 30 डेज़ का जो ग्रेस पीरियड होता था उसमें फिर वो ही यूज़ टू मेक श्योर कि जी पेमेंट जा रही है। तो बड़ा टफ़ टाइम देखा है। पे ऑर्डर बन के जब हमारे आते थे लम्स में, तो वो बड़ा एक हमारे घर में ना 10 दिन पहले डिस्कशन शुरू हो जाती थी, अब फ़ी कैसे पे करनी है। तो हमने वो चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक फैमिली की स्ट्रेंथ ये होती है कि जितनी मर्ज़ी आप अंदर से वीक हो ना, बाय आपकी स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए। सो आई थिंक इसमें दोनों पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था कि हमें कभी फील नहीं होने दिया, और हमारे ड्रीम्स अगर बड़े थे तो उन्होंने उसको बड़ा सपोर्ट किया। दे नेवर थॉट कि जी मनी इज़ अ फैक्टर दैट कुड नॉट लीड अस टू आवर ड्रीम्स। तो उन्होंने जितना कर सकते थे तो किया। सो फिर मेरी अम्मी ने भी ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू की। स्कूल टीचर थी, उसके बाद 2 बजे वापस आ जाना, फिर ट्यूशन्स पढ़ानी। तो बना आई हैव सीन देम स्ट्रगल अ लॉट। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे औरत का इतना इंडिपेंडेंट कमाना वो भी नहीं है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मदर। फादर्स तो करते ही हैं ये, लेकिन मदर बड़ी एक मेरे लिए एक आइडियल है कि आज तक वो कर रही हैं, एंड शी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द हाउस। सो उसके बगैर पॉसिबल नहीं होना था। बिल्कुल ठीक है। मैं इससे अगर एक मैसेज कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि डेफिनेटली आप जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर आपके माँ बाप चाहें, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि औरत की जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ औरत कभी सीईओ हो या ना हो, लेकिन वो सीईओज प्रोड्यूस करती है। तो डेफिनेटली औरत की एजुकेशन बहुत मैटर करती है। उन्होंने आपको चलाया, उनके माइंडसेट की वजह से आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बाय
एनी मीन्स स्ट्रगल करके आपको यहाँ तक पहुँचाया. Definitely, like I'm feeling so like amazing to hear this कि यार आप कहाँ से कहाँ तक आए हैं. एंड डेफिनेटली मैं खुद समझ सकता हूँ कि यार अगर मुझे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो मेरा कुछ इस तरह का इंटायरली डिफरेंट एक सिनेरियो कि मेरी मदर का स्कूल था, अपना स्कूल था, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, क्योंकि एक तरफ सर्विस मैन थे मेरे फादर, एक तरफ मेरी मदर बिजनेस वूमेन, तो उन दोनों को एक कंसिस्टेंटली जो पैरेलल लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से आज हम इस हद तक पहुंच सकें कि हमारे अंदर बिजनेस माइंडसेट भी है और एजुकेशन की क्रेविंग्स भी हैं कि यार किसी हद तक पढ़ना है, लिखना है. जैसे आप अक्सर मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं कासिम, तुम रीडिंग बहुत करते हो, तुम इसके बारे में बहुत बात करते हो, तो वो दोनों तरफ से जीन्स आ रहे होते हैं और वो इट लीड्स यू टू बिकम समथिंग. सो गुड टू हियर दैट. मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, दैट इज़ before moving towards that, I would like to know one more thing कि लाइफ में देखें आपने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, लम्स किया, ये तो पेरेंट्स की स्ट्रगल हो गई. आपने कॉर्पोरेट किया, ये इस पे जब हमने बाद में जाना ही जाना है. लेकिन मुझे एक चीज़ जो बड़ी हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि नजमुस साकिब के फेलियर, मैं चाहता हूँ ज़रा आप बढ़ा के उसको हाईलाइट करें कि यार कासिम, आई फेल्ड हेयर, आई फेल्ड हेयर, आई फेल्ड हेयर. मैं अक्सर कहता हूँ कि जो वीज़ा फेलियर्स लेके बैठे होते हैं ना, वो कंसल्टेंट्स बन जाते हैं. ठीक है, हमारे फैसलाबाद में आप देखें जितने भी बिजनेस वो वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं, आधे से ज़्यादा रिजेक्टेड है. और मैं खुद वीज़ा कंसल्टेंट बन सकता हूँ क्योंकि मैंने 4 रिजेक्शंस ली हुई हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग समझ जाते हैं प्रोसेस को. इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो फेलियर है ना, उसको आप इतना हाईलाइट करें कि लोगों को उस फेलियर से, आप तो नहीं कंसल्टेंट बन सके लेकिन लोग उस फेलियर से कंसल्टेंसी ले लें कि यार दिस गाय हैज़ गॉट फेल्ड, और फेलियर के बाद ही रीच्ड हेयर एंड नाउ दिस इज़ व्हाट ही इज़. और उस फेलियर को उसने ओवरकम कैसे किया. तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताना मतलब ये है कि फुल ट्रांसपेरेंटली बताएं कि यार कासिम, दिस इज़ वेयर आई गॉट फेल्ड. अच्छा, ये बड़ा हैवी सवाल है. उसमें अगर एक चीज़ देखी जाए ना, अगर मैं अपने बात करूं, जब मैं लम्स में गया तो उस ज़माने में ना बीकन हाउस से कोई 24 बच्चे इकट्ठे गए थे. सो हमें एक ना कंफर्ट जोन बन गया. मतलब वही दोस्त जो क्लास 1 से आपके थे, उनसे ही आप बैठे हुए, उनके साथ ही आप ना यू आर डिस्कसिंग एवरीथिंग. वो जो कोर्सेज ले रहे हैं वो भी आप ले रहे हो, तो उसमें एक बड़ा होता है कंफर्ट जोन बन जाता है ना. फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स या अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करने का सोचते ही नहीं हो. यार ये कोर्स क्यों लिया, यार ये 10 लोग मेरे दोस्त बैठे हैं. वो कोर्स क्यों लिया है, ये मेजर क्यों लिया है, क्योंकि दोस्त बैठे हैं. अच्छा टाइम ढूंढने के लिए हम कर रहे होते थे. सो मेरे ख्याल से जो बिगेस्ट फेलियर मेरा रहा है ना, वो ये रहा है कि वो कंफर्ट जोन, वो फ्रेंड्स जो थे ना, अगर इफ़ आई हैड अ टाइम मशीन एंड कुड गो बैक, तो मैं सबसे पहले ये करता यार कि उन दोस्तों के साथ वहाँ से निकल के और दोस्त बनाता जो मुझे फायर या मुझे फ्यूल करते टू बी इवन अ बेटर पर्सन. उस ज़माने में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रही थी. लेकिन जितने भी दोस्त थे उनका क्या था, किसी का कोई बिजनेसमैन का बच्चा है, कोई उसका बिजनेस का है, तो उन्होंने कहीं जाके सेटल हो जाना था. अच्छा, मज़े की बात है कि उन्हें तो सेटल हो जाना था, मेरे पीछे कुछ नहीं था. तो हमने कभी इतना आगे सोचा ही नहीं था. तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज भी है सबको कि जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहाँ पे आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, डिफ़ाइन करना है अपने आप को, तो वहाँ कोशिश करें कि मैक्सिमम जो आपके लोग हैं ना, वो वैरायटी के आपके गिर्द हों. आप उनके साथ बैठें, उनसे इनपुट लें. वो कोई गलत बिजनेस भी कर रहा है, ना करें, गुस्से ट्राई ज़रूर करें. हमारा क्या होता था, हम यार ये काम कर रहे हैं, हाँ हंस लिया, उसकी क्लास ले ली, और 2 साल बाद हम देखते थे कि वो सक्सेसफुल हो रहा है. ठीक है, तो आई थिंक वी मिस्ड अ लॉट ऑफ ट्रेन्स एट दैट टाइम. मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ के भी आया हूँ तो मैंने उसको एंटरप्रेन्योरशिप का सीन ऑन हो रहा था, नहीं हो रहा था, लोग कर रहे थे. 2008 में ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी. पार्क व्हील्स भी उस ज़माने में किसी ने बनाना शुरू कर दिया था, या आईटी के वेंचर्स हो रहे थे. लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था. होता तो आज कुछ और स्टोरी होती. तो एक ये सबसे बड़ा फेलियर है. दूसरा फेलियर ये है कि मुझे जो लगता है वो है कि मेरे अंदर ना, जब लम्स गया हूँ, वो एक माहौल ही डिफरेंट है. वो आपको कहता है जी आपसे चीता बंदा ही कोई नहीं है. तो आपके ना नार्सिसिस्टिक एक एलिमेंट आ जाता है. वो आया होगा, ये बहुत मानना मुश्किल है लेकिन है ये. तो मेरे ख्याल से आप जहाँ पे भी जाए ना, आपको हम्बल होना चाहिए. अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, आपको ये ज़रूर फील आनी चाहिए यार
कि अच्छी यूनिवर्सिटी तो मैं तो हूँ, जब तक मैं अच्छा नहीं हूँगा ना आगे मेरे लिए होराइजन्स नहीं खुलेंगे। सो कोई चीज़ वो ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं 4 साल लम्स में बीएससी कर रहा था, बैठा हो यही सोचूं लम्स का ठप्पा लग जाएगा आगे ज़िंदगी आसान है, नहीं, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। वो मैंने सोचा है काफ़ी दफ़ा इस तरह। हाँ, आखिरी 2 सालों में आके मैं सीरियस हो गया था। पहले साल तो मेरा जीपीए भी जो था ना वो भी स्ट्रगलिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि यार ठीक है पहला साल है, टेंशन कोई, हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की। तो मेरे ख्याल से अब इस जनरेशन को यही बेनिफिट है कि उनको मेंटर्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन बड़ा लिटरेचर है, लोग पढ़ना लिखना शुरू हो गए हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए। सो आई थिंक कि अभी जो नई जनरेशन है ये इन गलतियाँ ना करे, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता था। सो ये बहुत बड़ी 2 वीकनेसेस हैं जो मुझे फील होती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस कि आपने खुल के अपने फेलियर्स के बारे में बात की है। बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं फेलियर्स के बारे में बात करते करते। अच्छा चलें, आपने एक अलग से मेरे जहन में बात डाली, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वबा उस टाइम नहीं फैली हुई थी, ये वबा फैली है। मैं वबा इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेते नहीं हैं, और जिस चीज़ को लेते हैं तो पकड़ के उसको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर देते हैं कि बेड़ा गर्क हो जाता है उस चीज़ का, इंडस्ट्री ख़त्म होना शुरू हो जाती है, या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, आप ये कह लें कि मेरे पास अब वर्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आती चीज़ें। अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपने कहा कि हम लोग उस टाइम पे बैठ के मजाक उड़ाते थे, बिजनेस सुनने वालों का मजाक उड़ाते थे, करने वालों का मजाक उड़ाते थे। मुझे अभी भी याद है कि मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं, जो हम लोग एक हमारे तीसरे फ्रेंड की काउंसलिंग कर रहे हैं पिछले 3 साल से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम चाहते हैं वो अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में एक्चुअली चेंज लेके आए थ्रू द बिजनेस और मेकिंग बेटर डिसीजन फॉर हिज जॉब। तो जो आज के दौर में एक वबा फैली हुई है ना, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ मैं, आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और मैं अपना एक स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ, और मैं उस हद तक जाना चाहता हूँ कि मैं यूनिकॉर्न बना दूँ। इट्स फाइन, इट लुक्स सो गुड, सुनने में, बात करने में, अपने आप को इलॉन मस्क कहने में, मार्स में क्लूनी काटने वाला कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये हार्श रियलिटीज़ भी तो है ना कि क्या ये हो सकता है, क्या ये इन्वायरमेंट है, क्या ये वो चीज़ें जो हम बात करते हैं और जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत फोकस्ड होकर चल रहे हैं कि यार मैं तो ना ऐसे कर दूंगा, मैं तो वैसे कर दूंगा, और हमें हार्श रियलिटीज़ नहीं पता। इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं। एक ये कि मुझे हार्श रियलिटीज़ या तो बहुत ज़्यादा पता है, मैं डिसीजन ही नहीं लेता, मैं तंग हो जाता हूँ कि यार मैंने जॉब पे रहना है, या मुझे हार्श रियलिटीज़ इतनी, मैं अनजान हूँ हार्श रियलिटी से, मैं कहता हूँ कि यार मैं पागल वाला रिस्क ले लूँगा, मैं कुछ भी कर जाऊँगा, मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है और मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं जिसमें हम अपने दोस्त को समझा रहे हैं यार अगर तुमने जॉब करनी है गो विद द वाइज डिसीजन, नहीं करनी मूव टूवर्ड्स बिजनेस। और ये दूसरे लोग हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि बिजनेस इज़ नॉट एवरीथिंग, यू नीड टू डू जॉब, यू नीड टू फाइंड अ पाथवे, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस इज एंड देन यू कैन स्टार्ट इट। सो इन दोनों पार्ट्स के इस क्वेश्चन को कवर कीजिएगा कि ये जो वबा है इससे क्या, इसके अंदर अब आप देखते हैं फ्यूचर एंड ऑल ऑफ द आस्पेक्ट्स। देखिए ये एंटरप्रेन्योरशिप आज का तो बड़ा फैंसी वर्ड है, बट देन अगेन इसमें जो चीज़ देखने वाली है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो भी आइडिया आप लेके चल रहे हैं या जो भी आप एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वो क्या वो किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि मैं अपनी सीवी पे या लोगों के सामने बैठ के इसके बारे में बात कर सकूं। सो अगर आई थिंक कि अब आपने 2 पैराडाइम्स की बात की है कि एक है लोग जो जॉब कर रहे हैं और वो उधर सेटिस्फाइड हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो उसके बारे में भी सोच सकें। बट द हार्श रियलिटी है जो जॉब कर रहा है ना 60 के बाद वो रिडंडेंट हो जाना है, तो तब वो क्या करेगा? या अगर कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, वो ही इज़ अ डॉक्टर जो भी है, खुदा खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म द सर्जरी, तो क्या करेगा? तो प्लान बी पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। मैंने हमेशा ज़िंदगी में सोचा है कि आप जॉब कर रहे हो या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आपका प्लान बी ज़रूर होना चाहिए ज़िंदगी में जो भी करें आप। और कोशिश ये करें कि जो प्लान बी है ना आपका, वो प्लान ए से स्ट्रॉन्ग हो विद टाइम, ताकि वो एज अ बैकअप रहे। ज़िंदगी में चीज़ें कभी कांस्टेंट नहीं रहती, जॉब भी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बिज़नेस भी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा, तो आपके पास एक फॉल बैक प्लान ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट स्किल्स भी की जा सकती है। जैसे कि बंदा यूनिवर्सिटी से निकले और कह जी मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यूनिकॉर्न भी बन सकता हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यूनिकॉर्न्स डोंट एग्जिस्ट,
इस पे एक बड़ी अच्छी है, एक वो टीवी शो भी है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा, सुपर पम्प्ड है, वो देखें, वो उबर के ऊपर है। ठीक है। तो उसके अंदर कंक्लूजन यही है कि यूनिकॉर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट। और एक और है वी क्रैश्ड के नाम से, वी क्रैश्ड, ये उसके ऊपर है, ये जो को वर्किंग स्पेस के ऊपर जो फिनोमेना आया था ना यूएसए में, दैट वाज बाय द कंपनी नेम्ड वी वर्क। तो उसके ऊपर उनकी डॉक्यूमेंट्री है कि हाउ डिड दे क्रैश, कि वो यूनिकॉर्न का उनका भी ड्रीम था। सो इनमें बर्न रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बर्न रेट देखिए, जब आप किसी और के पैसे के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो आपकी आनी जानी डिफरेंट होती है, आप मार्केटिंग में भी स्पेंड कर रहे हैं, खुला खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें ईजी होता है बिज़नेस को चलाना। सो मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, अगर वो अपने पैसे से कर रहा है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल होने, क्योंकि उसे हर चीज़ पता है कि यार मैंने कैसे अपने प्रोसेस एफिशिएंट करने, मैंने किसको हायर करना है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर इन प्लेस आ जाता है। जब किसी और का पैसा और आपको पता है फंडिंग मिली जा रही है, मिली जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप हर जगह पैसे लगाएंगे। तो वो उसको बर्न रेट कहते हैं, कि आप पर डे कंज्यूमर या अपने यूज़र को ऑन बोर्ड लाने के लिए कितने पैसे खर्च रहे हैं। डू यू नो ऊबर का 8 मिलियन पर डे पे चला गया था, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। पर डे वो 8 मिलियन डॉलर्स खर्च रहे थे जस्ट टू कीप देयर कस्टमर ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो बिज़नेस मॉडल इसका मतलब आपका ठीक नहीं था, राइट। जहाँ पे आपको इतना खर्च ना पड़ रहा हो। अब आप देखें, ये पाकिस्तान में भी ऊबर या क्रीम आया था, क्या किया था इन्होंने? शुरू में इन्होंने ड्राइवर्स को भी पैसे दिए, इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, ड्राइवर्स को भी इंसेंटिव दे रहे हैं सप्लाई साइड पे, और दूसरी साइड पे जो कंज्यूमर्स हैं डिमांड साइड पे, वहाँ पे आपको ऑफर्स भी बड़ी तगड़ी दे रहे हैं। इवेंचुअली जब पीछे से फंडिंग उन्होंने कहा अब ख़त्म है, खुद ग्रोथ जनरेट करें। अब आप देखें उनका मॉडल में जो पंप था ख़त्म हो गया। सो मेरे ख्याल से जो भी आपने करना है ज़िंदगी में, चाहे वो जॉब है या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें पेशेंस एक वर्च्यू है जो होना चाहिए आपके पास। आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आज जाऊंगा, आज ही मैं कुछ कमा के आ जाऊंगा। लेकिन वो जो पेशेंस है, उसके साथ आपके स्किल्स खुद बनना शुरू हो जाते हैं। आप जॉब के अंदर भी हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन लगे रहें, एक वक्त आएगा कि पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, आप जॉब छोड़ के बिज़नेस से भी आ जाएंगे, आप उधर भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, उधर भी आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो एलिमेंट यही है कि आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। अगर आपको पता है कि आपने ये वाइज डिसीजन लिया है, तो फिर उस पर लगे रहें। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये इन चीज़ों को अगर आप लेके चलें, तो आई डोंट सी कि एक बिज़नेस वाला जॉब करे, अगर उसके अंदर पहले से डिटर्मिनेशन है, पेशेंस है, तो आई डोंट थिंक उसे जॉब पे टाइम ज़ाया करना चाहिए। और एक जॉब वाला है जिसमें फॉर एग्जांपल ये स्किल्स नहीं है, तो फिर वो जॉब थोड़ी सी करे। कोई जॉब एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है जिसमें वो आपकी ना मैं मार देते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर किसी की मैं बहुत होती है, मैं चौधरी हूँ, मैं वडेरा हूँ, मैं ये हूँ, तो मैं ख़त्म हो जानी चाहिए। जब आप ऑफिस जाते हैं ना, तो आपको सीधा कर देते हैं वो मलाई की तरह कि अब ये आप अपने अब्बू के ऑफिस में नहीं आए हुए। तो मेरे ख्याल से आपको जॉब करनी चाहिए अगर आपको खुद एक रियलाइजेशन है कि यार मेरी जो ईगो है ना, वो मेरी सक्सेस के बीच में आएगी। लेकिन अगर आप शुरू में ही आप एक हम्बल आदमी और आप शुरू से ही एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि आप प्रॉब्लम सीक आउट करते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। आप डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं, बट वो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मैं हर बार कहता हूँ एक स्ट्रेट लाइन ग्रोथ की नहीं होती, कभी नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन उसकी जब एवरेज लेंगे तो आपने ग्रो किया होगा। तो बिज़नेस में भी अगर आप जा रहे हैं, तो डू रियलाइज़ कि उसमें भी आपने कुछ ना कुछ सीखना है। टकरे खाएंगे, आप लोगों के साथ नेटवर्क करेंगे, आपको वहाँ मेंटर्स मिलेंगे, उनसे सीखें। तो ऑन योर ओन तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। ठीक है, बड़ा डिटेल्ड आपने आंसर दिया, और मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे हमारी ऑडियंस उस हिसाब से इस आंसर को परसीव भी कर सके और इससे डेफिनेटली डायरेक्शंस ले सके। अच्छा, इसमें बहुत सारे मेरे पास अब आपकी बातें सुन के ना बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि सवालों के लिए कुछ लिख लें, क्योंकि कीवर्ड्स आते हैं ज़हन में फिर निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात कर रहे हैं, और आपने बात की कॉर्पोरेट सेक्टर और जॉब्स की बात की। अच्छा, मेरा भी एक, मैं थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगा यूनिकॉर्न पे। तो मैंने आपको भी लास्ट टाइम बता रहा था, और मैं किसी और से भी डिस्कस कर रहा था, कि यूनिकॉर्न्स आर लाइक अ खोखला सिस्टम। वो बाहर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा हैवी बजट्स नज़र आ रहे होते हैं, बाहर से बहुत नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ नज़र आ रहे होते हैं, बट व्हेन यू गेट इन टू जंप इन टू देयर सिस्टम, तो आपको पता लगता है कि यार ये कंपनी जब बंद होगी तो 200 अरब रुपये का बैंकरप्ट होकर बंद होगी, 300 अरब रुपये का बैंकरप्ट होकर बंद होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि
दे डू नॉट हैव प्रोसेसेस, दे डू नॉट हैव सिस्टम्स. और जो टॉप ऑफ द यू कैन से टीम बैठा होता है, लीडर जिसको CEO, फाउंडर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, आप उसको जो जब कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर कह लें, तो वो भाई साहब कैलकुलेटेड नहीं होते. जिसको आप बिजनेस मॉडल कह रहे थे, मैं उसको कैलकुलेशन कहता हूँ कि उसकी कैलकुलेशन ये नहीं थी कि यार मेरी फोरकास्टिंग 3 साल की क्या है, 5 साल की क्या है, 10 साल की क्या है, 20 साल की क्या है, जो कि मुझे लगता है फॉर श्योर लम्स में सिखाया जाता होगा, बिज़नेस की डिग्री में सिखाया जाता होगा. आई एम नॉट अ बिज़नेस ग्रेजुएट, तो मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं इस वजह से ये सवाल के तौर पे आपसे पूछ रहा था. लेकिन जब ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो वो इतना बड़ा जंप कोई लेता नहीं है कि यार मैं 30 करोड़ रुपया किसी से फंडिंग ले रहा हूँ तो मैं इसको सक्सेसफुल नहीं कर सकता क्योंकि प्रोजेक्शंस नहीं मिल रही, सो देयर इज़ अ फेलियर कमिंग ऑन माई वे, लेट इट गो. क्योंकि इनोवेशन इज़ नॉट एनी थिंग लाइक इज़ गोइंग टू मेक मी एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि फिर तो मैं इनोवेटर ही रहूँगा ना. ये बहुत बड़ा एक आप ये समझ लें डायलेमा है कि हम लोग इस टाइम पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इनोवेशन को, इनोवेटर को एंटरप्रेन्योर से. हालांकि एंटरप्रेन्योर कौन है, उसको कुछ भी दे दो भाई, इनोवेशन दो या ना दो, वो तो बेचेगा, वो तो बिजनेस बना लेगा, वो तो पैसे बनाना शुरू कर देगा. लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि इनोवेशन इज़ देयर, यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर. तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इनपुट दे रहा था. अब आपने एक बात की कि मैं ख़त्म कर देते हैं. अब जब मैं ख़त्म हो रही है, आपने सफ़र शुरू किया शायद नेस्ले से, फिर आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एक कॉलेज के रहे हैं, फिर आप वो चले गए सिगरेट बेचने. तो ये क्या सफ़र है, मतलब चाहते क्या थे ज़िंदगी से? क्योंकि लम्स का ग्रेजुएट हम लोग पता क्या इमेजिन करते हैं, यार ये निकलेगा और ये जाके बैठेगा ब्रांच मैनेजर ऑफ अलाइड बैंक, यार ये ना जाके बैठेगा टॉप लेवल का जो मैनेजर है ना उसका, एनी कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक टेलीनॉर, दिस और दैट. आप निकले नेस्ले में, नेस्ले से चलो नेस्ले इज़ अ गुड ब्रांड, लेकिन फिर आप चले गए बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप चले गए सिगरेट बेचने. तो ये सारा जो एक था आपका जर्नी कि भाई इधर इधर इधर, ये एक पर्सनल डिसीजन था टू ग्रूम योरसेल्फ, या ये एक्सपोजर के लिए था, या ये वाकई सिर्फ मैं मारने के लिए था? अच्छा, इसमें मैंने जब नेस्ले ज्वाइन किया है तो आई ज्वाइन एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, और ज़माने में आई एम टॉकिंग बैक इन 2013, तब मैं नया नया MBA करके ना लम से निकला था. तो उस वक्त हमें बड़ा पढ़ाया जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, SCM. तो हमें बड़ा इंट्रीग करता था, एक दुनिया में नया कॉन्सेप्ट आ रहा था. पहले ये नहीं होता था, पहले सिंपल होता था, प्रोक्योरमेंट वाला डिपार्टमेंट अलग है, स्टोर अलग है, वेयर हाउस अलग है. तो वो एक फिनोमेना आ रहा था जिसमें उन्हें हर चीज़ को ना एक वैल्यू चेन क्रिएट करके कहा ये सप्लाई चेन होती है, और कंपनीज इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, इसके बगैर एफिशिएंसी नहीं आ सकती. तो हम बड़े इंट्रीग होते थे यार कि अच्छा. और मज़े की बात ये कि सप्लाई चेन का जो स्किल सेट है ना वो पूरी दुनिया में रेप्लिकेबल है. आप पाकिस्तान बैठे हैं, आप एशिया में कहीं और भी चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, आप जिनीवा चले जाएं, कहीं चले जाएं, प्रोसेसेस सेम रहते हैं. वेयर अगर आप मार्केटिंग की साइड पे जा रहे हैं या सेल्स की साइड पे जा रहे हैं, जैसे आपकी ऑडियंस चेंज हो रही है उस तरह के उनके टैक्टिक्स भी चेंज हो रही है, उनकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ आती. सप्लाई चेन एक बड़ी मज़े की चीज़ थी यार कि वो नंबर्स की गेम है, नंबर्स की लैंग्वेज एक ही होती है. तो वहाँ से बड़ा मुझे हुआ, मैंने कहा यार ये ऐसा स्किल है जो सीखना चाहिए, नई चीज़ है दुनिया में आने वाली, और आगे दुनिया में बहुत ज़रूरत पड़नी है इसकी. फिर मैंने नेस्ले के अंदर जब अप्लाई किया तो उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, आप मार्केटिंग में भी कर सकते थे, आप सेल्स में भी कर सकते थे. मैंने सप्लाई चेन को चूज़ किया. एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन उस वक्त मेरे 3 लोगों ने अप्लाई किया था इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट में. तो मुझे भी बीच में वही होता है यार मैं गलत डिपार्टमेंट तो नहीं चूज़ कर लिया, लोग अप्लाई ही नहीं कर रहे. खैर वो इंटरव्यू हुआ, 2 दिन का असेसमेंट सेंटर था, वो हमें नेस्ले बिठाया, पूरा दिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हम बैठते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी. तो वो जब सेलेक्ट हुआ तो आई फेल्ट प्राउड कि यार चलो अब ये हो गया. तो वहाँ में मैंने 5.5 साल काम किया है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैंने काम किया. मैं सेल्स के साथ भी काम किया, मैंने हेड ऑफिस के साथ भी काम किया. तो एक चीज़ तो मैंने वहाँ पे सीखी जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मुझे था कि मैं प्रोसेसेस सीखूंगा, लेकिन साथ साथ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मैंने बहुत सीखी, लोगों के साथ काम करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो उसमें साइलोज में काम नहीं कर सकते थे हम. यू हैव टू रियलाइज़ कि सप्लाई चेन जो का कोई भी डिपार्टमेंट इज़ अ कॉस्ट फंक्शन. आपका अगर दूध भी हम एक जगह से उठा के दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं, जितनी दफ़ा हम टच करते हैं ना वी ऐड कॉस्ट टू दैट प्रोडक्ट. तो हम हमेशा कॉस्ट सेंटर होते हैं और हमें बड़ा वाइजली चलना पड़ता है. बाकी प्रॉफिट सेंटर्स हैं, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, उनको भी हम आंसरेबल हैं. तो उसने ऑटोमेटिकली मैं मार ही दी
और साथ साथ ये था कि इंटरपर्सनल स्किल्स बड़े अच्छे हुए, हर किस्म के बंदे के साथ जो है ना डिफरेंट माइंडसेट के साथ जो होता है, सेल्स वाले का माइंडसेट डिफरेंट होता है, उसको अपने टारगेट बेस उसने रहना है, उसने हमेशा कोशिश करनी किसी तरह आप पे डाल दे कि आपकी गलती थी कि टारगेट नहीं हुआ, उसको किस तरह मैनेज करना, ठीक है। फिर आपने हेड ऑफिस और सेल्स या मार्केटिंग के 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करना वीकली बेसिस पे, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करनी, तो वो चीज़ें काफ़ी सीखी। फिर 4.5 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार जितना सीखना था ना कॉर्पोरेट में मैंने सीख लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट का एक बड़ा जो है ना, मैं वीकनेस कहूँगा इसको, वो ये है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, रेड टेपिज़म जो होता है ना, जो चीज़ आप एक हफ्ते में कर सकते हैं ना अगर आपको फ्रीडम दिया जाए, वो उधर 3 महीने लग जाते हैं। इससे अप्रूवल लो, कभी उसकी वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसके साथ बैठो, उसको समझाओ, काफ़ी फ्रिक्शन वाला काम भी वहाँ पे होता है। तो मुझे ये होता था कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू इनोवेट। तो जब वो चीज़ में रियलाइज़ हुई यार कि ये चीज़ अब नहीं हो रही, क्योंकि नेस्ले इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, ठीक है, आप वहाँ पे जितनी मर्ज़ी आप अच्छे डिपार्टमेंट में भी चले जाओ, जो जस्ट अ स्मॉल डॉट, तो इतनी बड़ी मशीनरी को हिलाना ना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा से, जैसे आपने पहले बात की थी कि इनोवेशन, वो कीड़ा था मेरे अंदर, आई ऑलवेज़ वांटेड टू इनोवेट। एक छोटा सा भी प्रोसेस होता था, मैं कोशिश करता उसमें इनोवेशन कैसे आ सकती है। मैं आई केम बैक टू फैसलाबाद, इधर मैं आया हूँ तो खुद ही कॉल्स आ गई कि अच्छा जी, मुझे याद भी नहीं मैंने कब रेज्यूमे कभी दिया होगा। टीचिंग का शौक़ था मुझे बहुत, टीचिंग से ज़्यादा मुझे था कि ग्रूमिंग स्टूडेंट्स की। आई ऑलवेज टुक इट सीरियसली कि अब जो जनरेशन नेक्स्ट आ रही है उसको कैसे हम इक्विप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया, हमारे ज़माने में कोई नहीं होता था हमें गाइड करने वाला। तो मैं आया तो 2-3 ऑप्शंस आई, फिर मैंने वो करना शुरू कर दिया। मैं कहा वेले बैठने तो बेहतर है। उधर ही काफ़ी कुछ सीखा, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई मेरी। और जब आप उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज लेकर आते हैं ना, माशाल्लाह, आपने कहा मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इकनॉमिक्स भी था, तो मेरे 90% से ज़्यादा लोगों के ग्रेड्स इकनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज़ में ए से ऊपर आए थे। सो एक बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने कहा अच्छा ये भी मैं कर सकता हूँ। पहले शुरू में होता था जब मैं ज्वाइन किया, मैं कहा पढ़ाएंगे किस तरह, क्योंकि पढ़े तो हैं हम, पढ़ाया कभी नहीं था। तो वो एक बड़ी मोटिवेशनल चीज़ थी। लेकिन दैन अगेन उसके बाद फिर कॉर्पोरेट ने मुझे खींच लिया। वो टेलेनॉर ने कहा जी हमें फैसलाबाद में एक ट्रेड मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसा ऐसा आप देखें, मैं सप्लाई चेन से मूव करके ऐसा सा मार्केटिंग और सेल्स की तरफ आना चाह रहा था। अब वो जर्नी इसलिए थी क्योंकि मैं सप्लाई चेन में जब था, आई रियलाइज़ यार कि सेल्स और नीचे डाउन स्ट्रीम इसको कहते हैं बेसिकली, वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक है। मैं उनके शूज़ में नहीं होता था जब मैं उनको गाइडेंस दे रहा होता था या मीटिंग्स कर रहा होता, तो मैंने कहा यार अब मुझे ना आई नीड टू बी समवेयर जहाँ पे म्यूज़िक होता है, जहाँ पे आप रेवेन्यू लेके आते हो कंपनी के लिए, एंड देन अंडरस्टैंड कि कंपनी में आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। पहले तो मैं कॉस्ट सेंटर था, अब मैं जब रेवेन्यू साइड पे आऊँगा मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो उस फ्लेवर के लिए फिर मैं टेलेनॉर गया, वहाँ से ट्रेड मार्केटिंग में गया, वो उधर सिमें बेची। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि सिगरेट बेची, तो मैं फ़िलिप मॉरिस में भी गया, वहाँ पे एक एक दुकानदार के साथ रेपो बनाना, उसने मेरे लिए अंदर बड़ा ना चेंज लेकर आया। पहले मैं ज़रा आप जब इस तरह के एक्सपोजर नहीं होता ना, जहाँ पे आप दुकानदार से भी मिल रहे हैं, उसके साथ बैठ के गप मार रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं पता, तो आप में वो एम्पैथी नहीं आती। जब हर एक दुकानदार के साथ बैठते हैं आपको समझ आती है यार कि हर एक बंदा ना हीरा है, हर बंदे के अंदर एक अपनी कायनात है। वो छोटा सा भी बिजनेस हो ना, किराने स्टोर वाला भी, वो अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है, और आप सीखते हो यार कि वो बंदा क्या कुछ आपको सिखा सकता है। हम बैठते थे गपशप मारनी। सो उसने मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स एट द लोअर लेवल वही बड़े अच्छे किए। तो वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि यार जो हम पीछे से मैं माइक्रोस्कोप से, ऐसे मैं जो दूर से टेलीस्कोप से चीज़ें देख रहा था, उसको मैं अब कैसे खुद एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया अब जितनी चीज़ें थी सीखने वाली सीख ली हैं, तो अब जो है ना मैं भी मर गई है और स्किल्स भी आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट अ बिज़नेस। सो दैट इज़ वेयर डिस्पैच टैग कम्स इन द पिक्चर ऑफ माई लाइफ कि जी मैंने उसके अंदर सोचा कि अब ये चीज़ है विच इज़ द फ्यूचर, और उस पर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरी है जी माशाल्लाह आपकी। और व्हेन यू आर अलाइंड एंड डिफाइंड, तो मेरा ख्याल है कि आपका जॉब कर रहे हैं आप या आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको चाम आ जाता है, आपको कोई उसमें चैलेंज भी आता है, आप कहीं गिरते भी हैं तो आपको मज़ा आने लग जाता है कि यार मैं गिरा हूँ,
अभी मैं अपने एक टीम मेंबर से बोल रहा था, थोड़ा टाइम पहले हम ड्राइव पे गए हुए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा यार आई एम फीलिंग माई सेल्फ फॉर्चुनेट के पिछले 3 महीने से अगर हम लोगों को ना थोड़ा चैलेंज आ रहा है ना बिज़नेस में, रेवेन्यू में, तो आई एम फीलिंग माई सेल्फ फॉर्चुनेट, क्योंकि यही वो टाइम है जब मैं बेहतरी कर पाता हूँ, इनोवेट कर पाता हूँ, कोई नई चीज़ ला पाता हूँ, नई इनकम स्ट्रीम चला पाता हूँ। मुझे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं आगे खड़ा हो जाता। तो जब आप अलाइंड होते हैं तो चीज़ें बड़ी खूबसूरत तरीके से चलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अभी आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात कर दी, आपने बात कर दी इस कंपनी की, उस कंपनी की। हमारे पास एक चैलेंज आ रहा है बार बार, जो हमारे ख़बरों वाले फैलाते हैं, हम लोग ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, देयर आर नो जॉब्स इन पाकिस्तान। अब आप, क्योंकि आपने बात की डिस्पैच टेक की, तो यू योर सेल्फ नो दैट के डिस्पैच टेक में आप काफ़ी अरसे से बंदे ढूंढ रहे हैं, आपको बंदे ही नहीं मिल रहे। यू नॉर्मली डिस्कस इट विद मी। अच्छा, अब इसमें बंदे नहीं मिल रहे, ये आपका एक फैक्टर है, आपका एक सेक्टर है, आपका एक अपना अपर्चर है, बीइंग अ बिजनेस मैन हु वांट्स टू हायर, बीइंग एन एम्प्लॉयर। लेकिन एक और अपर्चर है, बीइंग एन एम्प्लॉय, क्योंकि आप उस अपर्चर से भी होके आए हैं। तो क्या इशू है जिसकी वजह से हमें जॉब्स नहीं मिल रही, या मार्केट में जॉब्स नहीं हैं, या अवेलेबल नहीं है, या हम विन नहीं कर पा रहे? क्या है जिसकी वजह से HR, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स एज एन एंटिटी, ख़त्म हुआ पड़ा है इस थॉट्स के साथ कि यार आई एम नोवेयर, मुझे जॉब नहीं मिलनी? या हमारा जो HR डिपार्टमेंट है, हमारी जो कंपनीज़ का HR डिपार्टमेंट है, वो इतना फजूल है कि वो सही बंदों से कनेक्ट नहीं कर पाता, ला नहीं पाता? क्या इशू है, क्या चल रहा है? सो बेसिकली अगर आप बात करें, HR इज़ ह्यूमन रिसोर्स, राइट। अब डिपार्टमेंट बाद में आता है, पहले ह्यूमन रिसोर्स की ग्रूमिंग कहाँ पे हो रही है। मुझे सबसे बड़ा जो इशू नज़र आता है वो ये है कि अब यूनिवर्सिटीज़ बहुत या कॉलेजेस बहुत खुलते जा रहे हैं, लेकिन जिस स्किल की ज़रूरत है पाकिस्तान को, या जहाँ जो भी कॉर्पोरेट आपका इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसके रेलेवेंट स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे। अच्छा, अब होता क्या है, एक बच्चा है, यूनिवर्सिटी गया या कॉलेज गया, स्कूल गया, उसको गाइडेंस मिलनी है ना कि यार फ्यूचर में ये चीज़ें करने वाली। अभी आप देखें तो होता क्या है, बच्चा स्कूल जाता है, उसको अगली बात ये करते हैं यार इसके बाद तो तुमने UK जाना है, ब्रेन ड्रेन की बातें पहले शुरू हो जाती है। तो प्लानिंग ये आपकी ऑलरेडी ये मुल्क छोड़ के जाने की हो रही है, या फिर उस यूनिवर्सिटी में जाने की हो रही है जिसकी यहाँ पे डिमांड नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें इजी वे आउट जब लोग ढूंढते हैं तो ये होता है, जब लोगों का एक कॉन्शियस डिसीजन होगा ना कि यार नहीं, हमने यहाँ पे बैठ के देखना है, और ये मनी मेकिंग कमर्शियल एक्टिविटी छोड़ दें स्कूल वाले फॉर अ वाइल, और एक्चुअली मार्केट में जाके रिसर्च करें कि जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। क्योंकि एट एनी टाइम रिसेशन हो या आपका दुनिया में ग्रोथ आ रही हो, जॉब्स हर किस्म की अवेलेबल होती हैं। बात यह है कि क्या जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता है कौन कौन सी हैं, या वो क्या, वो आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया था, फोरकास्ट करते हैं कि अगले 5 साल में कौन सी जॉब्स होंगी, कितनी होंगी। तो वो अभी नहीं हो रहा। अब जब आपने कहा कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया वो IT स्पेस में ही है। अब आप रिसेंट पास में देखें तो IT में बड़ा बूम आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लोग किधर हैं जिनको हम हायर करना चाह रहे हैं? ये तो एक बड़ा मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क था कि अगर 5-7 साल से इतना बूम आ रहा है तो ये लोग, अब तो बल्कि उल्टा होना चाहिए, सप्लाई ऑफ पीपल ज़्यादा होनी चाहिए और जॉब्स कम होनी चाहिए। लेकिन आई एम फेसिंग द ऑपोजिट डिलेमा। और जब मैंने इसको ड्रिल डाउन किया, या अभी भी मैं उस पर सोचता हूँ, तो वो इसमें यही है कि लोगों ने एक ज़माने में ना यहाँ पे पाकिस्तान में ना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे। मैं जब छोटा था फैसल में जाता था, कोई मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, सिविल हॉस्पिटल के सामने नज़र आता था। अब वो भी कहीं नहीं नज़र आते है ज़रूर, लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। गवर्नमेंट इज़ नॉट फोकस्ड ऑन इट मोर। इवन दो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने ऑटोकैड का कोर्स वहाँ से किया हुआ है, लेकिन अब नज़र ही नहीं आते वो कोर्सेज़ या वो कोर्स करने वाले लोग। इवन दो मेरे बैच में 70 लोग थे ऑटोकैड के। हम लोग उस टाइम पे 3D भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था जिस टाइम पे मैंने ऑटोकैड किया था, और 70 लोगों ने मेरे साथ ऑटोकैड किया था। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज भी हैं, लेकिन फोकस डाइवर्ट हो गया और मेरे जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स ने कुछ जगह ले ली है कि हम लोग स्किल्स को बेचना शुरू कर दिया। अदरवाइज हैं ज़रूर, लेकिन शायद उस तरफ फोकस नहीं है जैसे नहीं। लेकिन आप जैसे अब स्किल्स के लिए कर रहे हैं एफर्ट, आप भी IT इंडस्ट्री में हैं, लेकिन उससे पीछे एक स्टेप है ना,
उसको तो आप गाइड नहीं कर रहे या उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो है स्कूलिंग आपकी। और अगर कॉलेज है तो कॉलेज को भी गाइड करना चाहिए यार कि ये स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। आई नो सो मेनी यूनिवर्सिटीज़ यार, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, बट द पॉइंट इज़ वहाँ पे वो कहते हैं कि हम ये भी कराएंगे वो भी कराएंगे। जब मैंने इंटरव्यूज़ किए, द किड्स वर क्लूलेस, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो एक्सपोजर का बहुत बड़ा मसला है। फिर उसके बाद आप देखिए, अगर आपने यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे के अंदर एक खुद एक क्या मोटिवेशन है ये करने की, तो वो खुद भी ढूंढेगा, लोगों के पास जाएगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जाएगा, वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सैडली बच्चे अब चाहते हैं कि सारा कुछ स्कूल कॉलेज ही उनके लिए करे। तो मेरे ख्याल से एक वो जो लेजीनेस है ना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन, कि भाई हम आ रहे हैं, हमारे पास ये भी स्किल है, सब कुछ है ऑन पेपर एटलीस्ट, लेकिन जब वो परफॉर्म करने आते हैं तो वो क्या नज़र आपको कुछ नहीं आता। सो लोग फ्लफ भी बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं ना ऊंची दुकान, वो एक सेइंग है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। तो वो हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास जो टैलेंट जो लोगों का एक्चुअल है वो बताएं हमें, रादर देन अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इट विल टेक सम टाइम, बट इंडस्ट्री आई रियलाइज़ कि गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती। सो व्हाट आई सी इन द फ्यूचर इज़ कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना इसके अंदर, इट विल स्टार्ट प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मेरी भी छोटी सी कंपनी है ना, वो भी अब इस चीज़ को प्रॉब्लम समझ के इसके ऊपर सोल्यूशन क्रिएट करेगी। एड टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो उस पर करेंगे। सो आई थिंक दैट नाउ द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू रियलाइज़ कि जी अगर उन्होंने इंडस्ट्री को चलाना है तो वो भी इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। उनको पता है कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, तो वो एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे ना कि गवर्नमेंट आके इंटरवीन करेगी, तो इट विल बी टू लेट। आपके लोग जो हैं वो मिसगाइडेड रहेंगे। सो इट्स बेटर कि प्राइवेट सेक्टर रियलाइज़ कर ले। मी बीइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यार ट्रेनिंग्स मुझे खुद भी देनी चाहिए। मुझे अगर एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इनोवेशन क्या होती है, कोई प्रॉब्लम नज़र आई, उस पर आपने प्रॉब्लम पे नहीं रोते रहना, आपने सोल्यूशन भी उसके लिए डिज़ाइन करना है, दैट विल हेल्प एवरीवन। तो आप उसका पार्ट बने। इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर ये इस प्रॉब्लम को विद टाइम हैंडल कर लेगा। मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर आप आईटी सेक्टर ने जो ग्रोथ देनी है ना पाकिस्तान में, क्योंकि अभी मेरे ख्याल $2.9 बिलियन की इसकी है कंट्रीब्यूशन टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में। तो अगर आपने उसको 50% में भी लेकर आना है, तो आपको 50,000 ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करना है पाकिस्तान में। दैट्स अ बिग नंबर। और जहाँ ये बिग नंबर है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके पास इतना बच्चा रेडी भी हो, तो आप 50,000 के साथ देखो, यू कैन डू अ लॉट। नहीं, पूरी फौज है वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ग्रेजुएट होता है आपका। आप अपनी जीसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, लाख बच्चा तो ये पढ़ा रहे होते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी जो इसका सिटी कैंपस है, तो जब सिटी कैंपस था और झंग रोड वाला कैंपस बन रहा था, तो सिटी कैंपस में उस टाइम 42,000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे, और दे आर अर्निंग लाइक मिलियंस फ्रॉम जस्ट सेलिंग द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब फैक्ट ये है कि बच्चा 42,000 है, 42,000 में से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ग्रेजुएट जो है 10,000 है, 12,000 है, 14,000 है। अब फॉर एग्जांपल ये लेंगे, 14,000 बच्चा 4 साल बाद निकल के कहाँ जा रहा है, और वो 14,000 का 14,000 तो नहीं है, हर साल नए एडमिशन आ रहे हैं। अब आप देखें ना, प्राइवेट सेक्टर ने आपने एनालिसिस किया हुआ है। यस। सो मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली प्राइवेट ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, दे नीड टू पार्टनर अप विद दीज इंस्टीट्यूशंस एज वेल, कि यार आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हम आपको स्किल सेट भी बताएंगे कौन कौन सा है, क्योंकि आइसोलेशन में कोई काम नहीं हो सकता। आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर कोई ना अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के काम कर रहा है। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दो साइलोज, वी नीड टू हैव प्लेटफॉर्म, सब एजुकेशनिस्ट भी बैठे हैं, स्कूल के ओनर्स भी बैठे हैं, और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे हैं, और कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके लिए हम आपको स्किल सेट भी बता देते हैं, हमारे पास इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी हैं, वो आपके साथ कोलैबोरेट भी करेंगे। अच्छा भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जितने भी आपने सोल्यूशन दिया है ना अभी तक, दिस इज़ समथिंग लाइक बहुत ऊपर है। गवर्नमेंट कभी नहीं बैठेगी, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं बैठेगा, स्कूल कभी नहीं बैठेगा, कॉलेज कभी नहीं बैठेगा, बच्चा क्या करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बीइंग ट्रेनिंग सेंटर जाता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के पास कि यार मेरे साथ कोलैबोरेट करो, मैं बदल दूंगा दुनिया को। दे डिडंट रिस्पॉन्ड। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज HEC के पास जा रही हैं,
बहुत सारे एड टेक जो आप कंपनीज़ हैं वो बहुत इनोवेशन लाने की कोशिश कर रही हैं। बैठ भी जाए ना, जो असल कीड़ा है ना, ब्यूरोक्रेटिक कीड़ा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। वो कहता है यार सिस्टम चल रहा है, पैसा आ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तुम कौन होते हो? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ जीसी का कितना ग्रेजुएट है जो इस टाइम बैठा हुआ है। मैं आपके सामने जीसी का ग्रेजुएट हूँ। कौन कहेगा जीसी फजूल यूनिवर्सिटी थी? क्यों? क्योंकि मैं तो 50 लोगों की टीम चला रहा हूँ। यार कासिम, मेरी सक्सेस स्टोरी है जीसी यूनिवर्सिटी की। रिफा यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, रिफा यूनिवर्सिटी की आओ मैं तुम्हें अपनी सक्सेस स्टोरी बताता हूँ, ये देखो कासिम। अब फैक्ट ये है कि दे आर नॉट रेडी टू कोलैबोरेट इन द वे यू आर सेइंग कि यार ऐसे हो, मैं डिस्कशन करूँ, मैं बैठूँ। भाई मैं तो पता नहीं मिनिस्ट्री लेवल तक जाके वापस आ गया हूँ, मेरी नहीं सुनी गई। शायद आपका कोई तरीका हो, लेकिन ये जो बच्चा है ना, जो जॉब लेना चाहता है और जॉब करना चाहता है, वो इनोवेशन भी चाहता है, वो स्किल भी चाहता है। हर बच्चा 14,000 में से शायद 10 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो चाहते हैं। उनका क्या कसूर है? उनको वो चीज़ें, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उनको वो सिनेरियोज नहीं मिल रहे। वो आपके कह देने से मैं, क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे, ये पूरी दुनिया में जहाँ तक जाएगी, वहाँ पे उन्होंने बैठ के कहना कि यार इट इज़ टू ईजी टू से ऑन कैमरा, इट इज़ टू ईजी टू टॉक ऑन अ पॉडकास्ट कि भाई ये लोग मिल के बैठ जाएं। भाई ग्राउंड लेवल पे जाके सोल्यूशन क्या है? ये ऊपर वाली बातें हैं कि यार ये मैं कर दूं, और लिटरली मैं माजरत के साथ अगर आपको ये ऑफेंसिव लगे, लेकिन ये वाकई ऊपर की बातें हैं, क्योंकि इसको कोई नहीं कर पा रहा। जो कोशिश कर रही हैं कंपनीज वो भी फेल हो जाती हैं, तो अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं। मैं 2 साल पॉलिटिकली फिरता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है इंक्यूबेशन सेंटर आ गया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट लेके जाता था कि यार इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए फैसलाबाद में, इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए फैसलाबाद में, आई वांट टू लीड इट। वो मुझे नहीं मिला। मैं ये भी कहता हूँ कि अच्छी बात है, मैं मेरे से ज़्यादा काबिल इंसान के पास है इस टाइम, लेकिन मैं लेके जाता रहा हूँ। एक टाइम ये आया 2 साल में मैं थक गया, मैंने कहा यार लेट्स चेंज द डायरेक्शन। अब पैसे कमाते हैं, अपना रास्ता सीधा करते हैं। मेरा काम क्या है? मेरा काम है पैसे कमाना, अपना किचन चलाना, अपने आप को राज़ी रखना। ये जो मेरी एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे टीम्स हैं, इनको राज़ी रखना, नथिंग मोर देन दैट। मेरा नहीं कंसर्न जीसी यूनिवर्सिटी वालों के साथ क्या हो रहा है, फैसलाबाद वालों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 साल खप लिया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऊपर की हैं, हवा में गुजर गई उस बच्चे के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मुझे सोल्यूशन उसके लिए बताएं। अगर आपको उससे भी कुछ चाहिए, बीइंग एन इंडिविजुअल, आप कहते हैं कि यार तुम ये कर लो, वो बताएं, या उसके लेवल पे रहते हुए कोई सोल्यूशन बताएं, या वो सोल्यूशन बताएं जो प्राइवेट कंपनीज अपने एंड पे करके बेहतरी ला रही हैं, क्योंकि ये कोलैबोरेशंस पता नहीं कब पॉसिबल है। देखिए इसमें मेरा आपसे एक सवाल होगा कासिम, कि आप भी अगर जीसी से ही हैं तो आप कैसे एक कंपनी लीड कर रहे हैं, और आपने इतनी कोशिशें की हैं जो आप मुझे बता रहे थे, कुछ आपके अंदर डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल। तो अगर कहते हैं कि अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच ना चले ना, बॉटम टू टॉप जाना चाहिए आपको, तो फिर अगर ये एक प्रॉब्लम आप कह रहे हैं एग्जिस्ट करती है और बच्चे ये रियलाइज़ कर लें एट अ अर्ली स्टेज कि उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ सक्सेस है, तो आई थिंक वो अपनी स्किल्स को भी कर लेंगे। एक जो बड़ा मसला है जो मैं देखता हूँ ये है कि पेरेंट्स बड़ा वो ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं बच्चे को, नहीं ये करना है, ये करना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा तो कुछ सक्सेसफुल होता नहीं है। तो वो अर्ली एज से जो उनकी ग्रूमिंग हो रही होती है ना, वो उनको लिमिट कर रही होती है, वो उनको अपना पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लोर नहीं करने दे रही होती। आज भी मैं जाता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ, बच्चे हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हम फाइन आर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, जो अपना काम दिखाते हैं मुझे, आई एम टोटली अमेज कि यार इस तरह काम विदाउट एनी स्किल्स लोग कर रहे हैं। तो स्किल होना ज़रूरी नहीं है आपको किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, वो मोटिवेशन, वो डायरेक्शन और वो डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, क्योंकि अब तो नॉलेज इतनी इजी हो गई, घर में आपके फ़ोन के ऊपर आ जाती है। तो मेरा खाली पॉइंट ये है कि बच्चे को भी ये जो हमने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है ना, कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा या साढ़े बिजनेस से आके बच्चा बैठ जाएगा, उसको कहें भाई योर ओन पर्सन, अपनी जर्नी, अपनी इंडिविजुअलिटी खुद बनाओ। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि कभी मेरी फैमिली ने कहा कि यार पुत्र तुसी करना ही है। मैंने आपके सामने इतनी कंपनी से नाम बता दिए, कभी भी किसी ने नहीं कहा ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, हर किसी ने मुझे फ्री हैंड दिया। और आई एम श्योर आपकी भी सक्सेस में ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि पेरेंट्स ने आपको एक रूम टू प्ले दिया होगा, अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो जब बच्चे ये करना शुरू करेंगे, अब तो बच्चे बहुत तेज़ हैं यार, उनको जो चीज़ें हमें अब 20 साल की उम्र में आगे पता चलती हैं उनको 10 साल में पता है। सो आई थिंक ये जनरेशन बड़ी तेज़ है, दे विल बी एबल टू कोप अप अगर हम इनको थोड़ा फ्रीडम दें।
अब दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हुई, रैपिड स्पीड पे आपकी चेंजेस आ रही हैं। सो एक तो बच्चे को ओनरशिप लेनी चाहिए, और दूसरा ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन बच्चे ने ही स्टार्ट करनी है। सो जैसे आपने कहा कि अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशंस आ रही हैं, ये वो आ रहा है, तो अब तो ये इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। जी आपकी बात बिल्कुल सही थी कि यार जो मैंने बात की है ये बहुत एक ऊपर की बात की है कि कोलैबोरेशन होना शुरू हो जाए, लेकिन एक आइडियल को तो फॉलो करें ना। कोई एक कंपनी इसको अपना आइडियल बना ले और उस पर दिन रात काम करे, कभी ना कभी तो कोई चीज़ होगी। आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि कभी स्टीव जॉब्स को पता था कि आज तक उसकी M1 चिप आ रही होगी या M2 चिप आ रही होगी? वो तो एक बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट या आइडियल के साथ गया था कि मैं दुनिया को कन्वीनियंस देनी है, और उसने ही मेड द फर्स्ट कैपेसिटिव टच के बाद जो फ़ोन आया था जो आप अंगूठे से भी चला सकते हैं। मुझे इतना याद है, उससे पहले फ़ोन होते थे जो स्टाइलस के साथ चलते थे, प्रेशर सेंसिटिव उनकी स्क्रीन होती थी। तो स्टीव जॉब्स ने तो किया ना। अब बात यह, अब आइडिया बड़ा होना चाहिए, उस पर फिर कुछ एक कंपनी लगेगी, दूसरी लगेगी, तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। HR का भी यही पर्पज़, आपने कहा था HR का क्या काम है? HR का काम एज अ डिपार्टमेंट यही है कि लोगों को ट्रेन करे, उनको हायर करे, और फिर तीसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको अपने पास रखे, उनको जाने ना दें। आपको अच्छा रिसोर्स मिलता है, आई सीन होता क्या है कि आपने रिसोर्स को ट्रेन किया, पहले तो आपने हायर किया ना, फिर उसको आपने ट्रेन किया, फिर उसके बाद आपने कहा यार अब अपना ये खुद ही काम चलाए, हमने इसको दोबारा ना, उसकी फिर नीड्स बढ़ती जाती हैं। जिसको आपने अपने पास रखा उसने आउटपुट देना शुरू किया, फिर वो आपके लिए ना एसेट तो है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्या मेरी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे पर्क ज़्यादा मिलनी चाहिए, मार्केट कंपेटिटिव सैलरी हो, हर चीज़, वो स्टेटस के लिए काम कर रहा होता है। तो जब वो आप नहीं देते तो वो फिर छोड़ के चला जाता है, फिर वो कहीं और चला जाता है। तो मेरे ख्याल से HR एज अ डिपार्टमेंट अगर ये 3 चीज़ें कर लेना कि बंदे को, अच्छे बंदे को पहले हायर करें, उसको ट्रेन करें और उसको अपने पास रखें, तो लोगों के लिए एक ये बड़ा एक विज़न आ जाएगा कि यार हम किसी भी HR के पास जाते हैं ना, तो हम फ्यूचर में भी उनके साथ कुछ सीखेंगे, लॉयल्टी आती है। तो अब जो मेरी कंपनी है उसमें बच्चों को अगर मैं चांस दूं भी, लॉयल्टी का एलिमेंट बड़ा मिसिंग है, लोग लॉयल्टी को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो एक सीरियसनेस का भी एलिमेंट है। लेकिन आई थिंक कि ये अभी ना डिस्ट्रप्शन आई हुई है IT की, या जिस इंडस्ट्री में मैं और आप काम कर रहे हैं, इवेंचुअली ये झाग बैठेगी और लोगों को खुद समझ आएगी यार कि IT के अंदर फ्यूचर भी है। क्योंकि एक ज़माना था, मुझे याद है कि आर्ट्स के अंदर भी आर्टिस्ट को कौन मानता था, राइटर को कौन मानता था, लेकिन आजकल उनकी बड़ी वैल्यू होगी। सो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये जो कंपनी जो अच्छा कर रही हैं वो उस डायरेक्शन में रहें कि हमने बच्चों को ट्रेन करना है, हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक और एंगल भी दिखाऊंगा जो आपने बात की है। मैं खुद 5 साल से हायरिंग कर रहा हूँ और हमें ये चैलेंज आ रहा है कि बच्चा आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 माह का एक्सपोजर लेता है, कहीं से स्किल लेता है और आगे कहता है आई वांट अ जॉब। तो हम उसे कहते हैं भाई हम तुम्हें जॉब किस बेस पे दें? आपने बोला जी हायर करे, ट्रेन करे, रिटेन करे। अब वो कह रहा है आप मुझे हायर करें, आप मुझे ट्रेन करें, आप मुझे रिटेन करें। लिटरली 5 साल में एक बच्चा ऐसा नहीं आया जो ये बात नहीं कह रहा। कंपनी ये कहती है भाई मैं तुम्हें पैसे भी दूँ, मैं तुम्हें ट्रेन भी करूँ। आप खुद को भी इस चीज़ में रखिएगा, मैं तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रेन भी करूँ, मैं तुम्हें रिटेन भी करूँ। मीन्स टू से रिटेन का मतलब यही होता है मैं तुम्हारे नखरे भी उठाऊँ, मैं तुम्हारे सारे एटीट्यूड्स भी देखूँ, तुम्हें अगर वर्क आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो भी दूँ। उनके साथ सिंक क्रिएट करना इज़ समथिंग लाइक रिटेनशिप। अब हायरिंग तक तो ठीक है भाई, मैं तुम्हें 30,000 रुपया दे देता हूँ। पहली बात ये तुम्हें कुछ आता है तो कंपनी इज़ आस्किंग यार मेरे पास तो, मैं एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बंदा भी चाहिए, मैं वो बंदा रखूँगा तो मैं शायद ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मैं 30,000 रुपया एक कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूँगा। अब वो 30,000 रुपया मैनेज हो गया। अब आगे मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है भाईजान मैं आपसे लूँगा 25,000 रुपया। मैंने कुछ नहीं किया हुआ, मैंने थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया हुआ स्किल का, मैं अब चलता रहता हूँ आपके साथ, आप मुझे ट्रेन करें सर, 6 महीने आप मुझे ट्रेन करें, मैं देखें बहुत बेहतरीन रिसोर्स बनूंगा आपके लिए। आई एग्री विद दैट। अब उसके बाद 6 महीने गुजर गए, उसने कितने पैसे खा लिए मेरे सर? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया भी खा लिया, और मैंने जो ट्रेनिंग दी थी वो 6 महीने उसने ट्रेनिंग ले ली। अब रिटेनर के लिए वो मुझे क्या कह रहा है, आप सर मेरी सैलरी 50,000 करेंगे तो मैं टिकूँगा,
वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे घर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मैं आपसे वो बातें कर रहा हूँ जो मैंने 5 साल में फेस की हैं। मेरे घर से बहुत प्रेशर है, 50,000 रुपया मुझे एक और कंपनी ऑफर कर रही है, अगर आप देते हैं तो मैं रह लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आई नो हाउ टू वर्क नाउ। अच्छा 50,000 रुपया हो गया, चलो यार मैं तुम्हें 50,000 दे देता हूँ। अब वो बंदा 1.5 लाख रुपये तो मुझे पहले ज़ीरो में कॉस्ट, विदाउट एनी बेनिफिट 1.5 लाख कॉस्ट कर गया। अब मैं उसको कह रहा हूँ चलो यार अब तुमने सीख लिया है, 50,000 रुपये पे तुम मेरे साथ काम करना शुरू करो। विच मीन्स वो, अब उसको क्या टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं आपके बिजनेस में मुझे नहीं पता। 50,000 रुपये का रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये का मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपये का काम करते करते उसके नखरे, उसका एटीट्यूड और उसका रिटेनर फिर 3 महीने बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। यार सर जी लाख रुपए की ऑफ़र आ गई है। मैं आपको इसकी एग्जांपल क्यों देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा था, उसने मेरे से एसईओ का कोर्स किया, इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप पे हम लोग किसी को देते हैं 12,000 रुपये। 12,000 रुपये से उसने अपना करियर स्टार्ट किया फरवरी 2021 में। सितंबर 2021 में वो बच्चा 80,000 रुपये पे था मेरे ही कंपनी में। ये पूरी ब्लैकमेलिंग, ये पूरा रिटेनर, ये पूरी ट्रेनिंग, ये पूरा स्किल सब कुछ गुजरने के बाद सितंबर 2021, अक्टूबर 2021 में वो बच्चा मुझे कहता है सर जी आई एम गेटिंग फेड अप, आई नीड टू मूव, आई नीड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। अच्छा यार मैंने तुम्हें रिटेनर के लिए 2-3 दफ़ा बहुत ज़्यादा चंप दे दिया, बहुत कुछ कर लिया, ऐसा करो अब तुम चले जाओ। अगर तुम जाना चाहते हो वो चला जाता है, कहता है जी कि मैंने बिज़नेस करना है, मैंने धंधा करना है, जाके फिर नौकरी कर लेता है 1.5 लाख रुपए पे। ये हमारे एचआर की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको दोनों एंगल्स बता रहा हूँ। क्या कि भाई साहब मैंने तो अपनी तरफ से वही बच्चा देखा है जो कहता है मुझे हायर करो, मुझे ट्रेन करो, मुझे रिटेन करो, वही है। दूसरी तरफ वो कंपनी के कह रही है भाई मैं तो स्ट्रगलिंग स्टार्टअप हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने मैनेज करके देने हैं, मैं किसी तरह करवा घूंट भर भी लेता हूँ। अगेन देयर इज नो रिटेनर बिहेवियर, देयर इज नो ट्रेनिंग बिहेवियर, देयर इज कंटिन्यूस कॉस्ट। तो ये 2 एंगल्स हैं आप ही की बातों के ऊपर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपसे पूछा। अच्छा, इसमें ना आपने बड़ी 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बड़ी एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। इसमें अगर आप एक चीज़ देखें ना, आपने कहा कि वो आपके पास आया। अच्छा मज़े की बात ये, अगर कोई बंदा आपके पास आया है और वो सीखना चाह रहा है, तो मज़े की बात ये ना हो कि वो आके कहे सर आपका स्ट्रगलिंग बिजनेस है, बिज़नेस का आइडिया आपसे समझे और कहे सर ये तो ब्रिलियंट, ये तो बिज़नेस आइडिया मैंने भी नहीं सोचा हुआ था, इक्विटी शेयर कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है ना आपके पास, यानी कि मतलब है कि फिर देन ही इज़ वेरी सीरियस, फिर वो आपको भी ग्रो कराएगा, ख़ुद को भी इस फ्यूचर में देख रहा है कि यार इस कंपनी ने ग्रो करना है। जो सैडली जो चीज़ें हो रही होती हैं ना वो ये हैं कि बच्चा आता है कि मैंने अपना ख़र्चा निकालना है। ये मैंने बहुत सुना है लोगों से जो अब जॉब्स ढूंढ रहे हैं कि सर मेरे महीने का ख़र्चा निकला है। सो दैट काइंड ऑफ अ माइंड सेट विल नेवर बी सक्सेसफुल एनीवेयर। वो प्लग इन प्ले होता रहेगा जब तक कि उसको ख़र्चे के हिसाब से उसको पैसे मिलते रहेंगे। वो 3 साल काम करेगा, अब उसने आपके पास काम किया, बोर हो गया, उसने एक और जॉब ढूंढ ली, फिर वहाँ से भी वो ये उसका पैटर्न आप देखें, इसके बाद भी यही रहेगा। सो एक तरफ से तो गुड रिडेंस भी है वो कि एक बच्चा या एक रिसोर्स जिसको आप ट्रेन भी कर रहे हैं, आपने उसको रिटेनरशिप भी दी, इन दी एंड उसकी लॉयल्टी नहीं बनी, सो आप सोचेंगे अच्छा है वो खुद ही सिस्टम छोड़ गया। सो इसमें फिर एक चीज़ जो है ना, ये सर्कल है। सो एक बंदा जब छोड़ के जा रहा है तो आपके पास एक और बंदा रेडी होना चाहिए। अब वो बंदा उस प्रोसेस से ना रेडी हुआ क्योंकि आपने अपनी लर्निंग सीख ली है यार कि मैंने ये चीज़ें ट्राई कर ली, डिडंट वर्क, एंड इट्स फाइन। हर चीज़ हर दफ़ा नहीं काम करती क्योंकि अब चीज़ें बहुत डिफरेंट चेंज हो रही हैं। मेरे अब्बू ने जो नौकरी की थी वो उन्होंने इससे नहीं की थी कि उन्हें अपना कोई नाम बनाना है, उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ थी। वो एक जनरेशन हम पीछे चले जाए ना, उन लोगों ने नौकरी या जो भी कमाया है वो इससे कमाया कि बच्चों को हमने पढ़ाना है, उनके पास पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये जो जनरेशन है ना, इनके पेरेंट्स भी सेटल हो गए हैं और दे आर फाइनेंशियली सिक्योर इन दैट वे। उनको बस है मुझे अपनी
अलाउंस के लिए पैसे मिलते रहे, मैंने इतनी बाहर फिरना है, मैंने बाहर ट्रैवल करना है, इतना ख़र्चा निकलता रहे, उसके हिसाब से कोई नौकरी मिल जाए मुझे, जब तक मिलती रहेगी तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चलता रहेगा। तो वो माइंडसेट अब बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, उसको आप फाइट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि आपकी ये जो जनरेशन है ना, इसको हमने क्या कहें, अब इतनी इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है इनके ऊपर, ये बाहर का भी देख रहे हैं, कल्चर ऑफ वर्क कैसा है, डिफरेंट कंट्रीज़ का इनको पता है। पहले तो होता था किसको क्या पता है, पाकिस्तान का कल्चर यार ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। जब से उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई है ना, तो ये वेल अवेयर हो गए हैं। तो अब ये जो आपसे आर्ग्यू करेंगे ना कभी भी जॉब पे रुकने के लिए, वो करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, एक अपने स्टेटस के लिए। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा इनके लिए। इनके लिए है कि मुझे वहाँ पे अथॉरिटी, ऑटोनमी, इस तरह के वर्ड्स जो है ना, जार्गन इनके दिमाग में आते हैं कि मुझे कितना इधर मोटिवेट किया जाता है, कितना रिकग्नाइज़ किया जाता है। मैं अपनी पिछली जॉब में था तो एट टाइम्स ना पैसा हर चीज़ नहीं होता, रिकग्निशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि यार मुझे होता था यार मैं कमा तो रहा हूँ, इंसेंटिव्स भी कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा। सो ये दुनिया में आपको, इसलिए अब HR भी ना टोटल रिवॉर्ड्स की बात करता है, जिसमें मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। सो हर जो बच्चा आपके पास आएगा, आपको उसको एनालाइज करना है कि क्या वो पैसे के लिए आ रहा है या वो अपनी ईगो को बूस्ट करने आ रहा है, अपने स्टेटस को ऊपर लेके आना चाह रहा है, वो रिकग्नाइज होना चाहता है, या वो ऐसा बच्चा है जिसके अंदर फायर है और वो चाहता है कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे मेरे हर एक आइडिया को ना चलाया जाए। ठीक है, तो आप अब हर बच्चे को डिफरेंट समझते हैं। HR में जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि आप हर लॉट को एक ही समझते हैं। अब आपको माइक्रो जाना पड़ेगा, आपको हर एक बच्चे को इवैल्यूएट करना चाहिए, उसका एक स्किल मैट्रिक्स बनाए कि यार वो बच्चा आज इधर आया है, मुझे ये स्ट्रेंथ्स लगती हैं, वीकनेसेस लगती हैं, इसको मैं आगे कहाँ लेके जा सकता हूँ। HR क्या करता है जनरली ये कि वो इंचीटेप लेता है सबको, यार कि ये सारे एक जैसे हैं, अब इनका हम साल बाद प्लान बनाएंगे क्या करना है। उनके पास बेसलाइन कोई नहीं होती। तो HR की इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉई बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉर्पोरेट में देखेंगे, वहाँ पे ये होता है कि HR बिल्कुल ही गायब होता है। जब साल के बाद आपकी आती है ना रिव्यू मीटिंग, तब आपको HR का पता चलता है ये भी बंदा HR का है। ओ यार, इससे तो मेरी वैसे बड़ी गपशप होती थी, ये तो मैं समझता किसी और डिपार्टमेंट का है। तो HR को साइलेंट नहीं होना चाहिए, उसको ऑलवेज इन एक्शन होना चाहिए। HR का बंदा बैठा हो, वो लोगों के साथ समझ रहा हो कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उनकी नीड्स समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट, और उससे आप सीख सकते हैं कि मैंने अगली दफ़ा जो इंडक्शन करनी है, देखिए एक गलती आप एक दफ़ा कर दें ठीक है, रिपीटिंग दैट सेम मिस्टेक इज़ अ क्राइम। ठीक है ना, तो वो उसका मार्जिन नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वेयर HR शुड कम इन एंड से कि नहीं, हमने अपने प्रोसेस से ये सीखा है, अब नेक्स्ट टाइम हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। वो किस तरह करनी है, वो डेटा होना चाहिए उनके पास। आजकल हम डेटा वर्ड बहुत सुनते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज़ या एनालाइज नहीं करते। आप HR के पास चले जाएँ, सैडली मेजॉरिटी कंपनीज में HR जो है ना, वो एडमिन का काम कर रही होती है। अच्छा नजम भाई, वेल एक्सप्लेन्ड। HR के बारे में आपने काफ़ी कुछ बता दिया। HR को क्या आसान लफ्ज़ों में क्या अकल होनी चाहिए, क्या किस चीज़ के बारे में हमें क्या डायरेक्शन चाहिए, बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ डिपार्टमेंट। अब हम चलते हैं बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम सबको एक बहुत ज़्यादा ना आप समझ लें एक एक्साइटमेंट होती है कि यार सामने बिज़नेस ग्रेजुएट, मेरे लिए तो है फॉर एग्जांपल कि बिज़नेस ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स बैठा है तो मैं उससे हर किस्म की डिस्कशन कर सकूं एटलीस्ट रिगार्डिंग बिज़नेस। और हम लोग बहुत बड़े तीसमार खान समझते हैं लम्स ग्रेजुएट्स को कि यार ये आएंगे और ये एकदम बिज़नेस मरा हुआ है तो इसको उठाएंगे और उठा के ऊपर ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है यार मेरा बिज़नेस थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है, मैं ऐसा करता हूँ मैं किसी लम्स ग्रेजुएट को हायर करता हूँ किसी एक ऐसी पोजीशन पे जिस पे वो चला सके, किसी सीनियर लेवल की पोजीशन पे। ये कॉन्फिडेंस आप में भी होगा, बहुत सारे लम्स ग्रेजुएट्स में होगा, और बहुत सारे बिजनेसमैन ये समझते हैं कि लम्स का ग्रेजुएट ही हायर करना वरना हायर नहीं करना। इवन दो कि आई नो few people in the corporate sector and the company you have already represented like Telenor, जिसमें वो लोग GC यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी का CV देखते थे और वो कहते थे ना रिजेक्टेड। इवन तो CV पढ़ना पसंद नहीं करते थे, बच्चा कहाँ से है, GC यूनिवर्सिटी से, बच्चा लम से है, ओके लेट्स कंडक्ट एन इंटरव्यू, डू नॉट हैव एनी नीड टू रीड इट आउट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, व्हाट मेक्स यू यूनिक, व्हाट मेक्स यू बेटर बाकी बिज़नेस ग्रेजुएट्स और आप जो बिज़नेस ग्रेजुएट हैं फ्रॉम लम्स। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या गैप है
ऐसा क्या डिफरेंस है जो आपको बेहतर बना रहा है? क्योंकि आपने और बिजनेस ग्रेजुएट्स के साथ भी डिस्कशन की होगी, यू ऑलरेडी नो कि क्या गैप है, कहाँ पे वो लोग लैग करते हैं और कहाँ पे आप लोग बेहतर हैं बीइंग बिजनेस ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स। ये इस वजह से कि आप वो जो कमियां है, वो जो गैप है एज अ स्किल या एज अ वट एवर इट इज़, वो गैप आप ब्रिज करना बता दें आम आदमी को, मेरे जैसे को जो GC यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, मैं वो काम करके शायद आपके करीब तरीन आ जाऊँ। ये एक बड़ा सवाल पूछा जाता है और इसकी टू साइड्स हैं। तो एक बड़ा है कि लोग एक तो लम्स के ग्रेजुएट्स को देखते हैं एज केपेबल एंड एट टाइम्स एरोगेंट भी देखते हैं। सो ये भी बड़ा मैनेज करना होता है। बट आपका सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल कॉलेज, जब मैं बीकन हाउस में था, ओ लेवल्स कर रहा था, तो बच्चे कितने होंगे वहाँ पे? आई थिंक 100 का हमारा बैच होगा। उसमें हम टॉपर भी हों, हम ड्रामेटिक सोसाइटी भी चला रहे थे, हम म्यूज़िक सोसाइटी भी चला रहे थे। अच्छा, हम समझते थे हम हर चीज़ हैं, हमें वो स्पेस में पहले ही बात की थी ना, सेफ स्पेस की, तो हमें वो लगता था हम बहुत बड़ी चीज़ हैं। जब हम वहाँ से निकल के लम्स में गए तो हमारा बैच ही 550 बच्चे का था, 600 बच्चे का। जब हम उधर गए तो वहाँ पे डाइवर्सिटी जब आती है ना किसी भी सिस्टम में, तो वो आपके बायस को ख़त्म कर देती है। देन यू आर नो वन, आपको ये रियलाइजेशन आ जाती है। आप अपने स्कूल में, अपने घर में बहुत बड़ी चीज़ होंगे, लेकिन जब आप इतनी डाइवर्स लोगों में, और देखिए लम्स के अंदर जाना आसान काम नहीं है, उधर अच्छा खासा मेरिट चाहिए। तो जो बच्चा आ रहा है ना आपके साथ, वो आपसे या आपसे बहुत बेहतर है, ठीक है ना। एट टाइम्स मेरे साथ ये होता था, मैं आई वॉज़ वेरी शाय। मैं जब अपने स्कूल में था, जाए ड्रामेटिक सोसाइटी चला रहे थे, म्यूज़िक सोसाइटी, वो स्कूल के स्टेज के ऊपर बड़ा कुछ आपका कॉन्फिडेंस होता था। जब हम लम्स गए, मैं याद है हमने पहला कोर्स लिया था कम्युनिकेशन स्किल्स का। उसके अंदर 40% जो आपकी थी ना ग्रेडिंग, वो थी क्लास पार्टिसिपेशन। यार अब उसमें बोलना पड़ता था आपको, मुझसे नहीं बोला जाता था। मैं शाय होता था, मैं हाथ नहीं खड़ा करता था, मुझे पता था मैं 40% ग्रेड ख़राब हो जाना है, लेकिन नहीं बोलता था। फिर एंड में उन्होंने ना एक वो फाइनल एग्ज़ाम हमारा क्या था कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, और वो भी 20% की आपकी ना उसकी वेटेज थी। फिर जब मैंने वो प्रेजेंटेशन दी, उधर भी टांगें काँपें। तो आपको कंफर्ट जोन से बड़ी आराम से निकालता है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। देयर वर मेनी अदर कोर्सेज जिसमें आपको ऑन द स्पॉट जो है दे पुट यू देयर, और वो इससे नहीं कर रखते आपको कि आपको डिग्रेड करें, डिमीन करें। वो चाहते हैं कि जिस चीज़ें आप कंफर्टेबल नहीं है वो करके आप निकल जाएं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो ये वहाँ पे बड़ा है, वो इंकरेज करते हैं, वो आपकी वीकनेस को एज एन अपॉर्चुनिटी मैनेज करते हैं। ये नहीं कहते इसको तो बोलना नहीं आता तो ये तो पीछे रह जाएगा। टीचर्स भी देख रहे होते हैं कि बच्चे के लिए क्या नीड है उस वक्त। तो आई थिंक फैकल्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। फिर अब मैं ऐसे आपको बताया 550 बच्चा था, तो जब आप इतनी डाइवर्स लोगों में, जो आपसे बेहतर हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारे मेरे से बेहतर थे, तो उनके साथ जब बैठते हैं तो आपका जितना बायस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मैंने शुरू में ही पॉडकास्ट में बात की थी, अपनी मैं मारनी पड़ती है। जब भी आपने ज़िंदगी में आगे जाना है तो आपने अपनी मैं मारनी है। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे जाके मैं मर गई थी। तो मैं आपको मज़े की चीज़ एक फैक्ट बताता हूँ। जो स्टूडेंट बॉडी है ना वहाँ पे अगर आप हॉस्टलाइट से खाली डेटा निकालें तो आपको पता चलेगा 60% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कराची से हैं। फिर उसके बाद बाकी जो 40% है उसमें से 10-15% लाहौर के हैं, कुछ इस्लामाबाद के हैं, सो डिफरेंट एरियाज़ पे। उधर NOP प्रोग्राम भी है जिसमें नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है। यार लोग फार फ्लंग एरिया से, हज़ारा से, इधर उधर से लोग आए होते हैं, कैपेबल बंदे यार, जिनके साथ बैठते हो आपको समझ आती है कि हमारी तो स्ट्रगल कुछ नहीं थी, वो जहाँ से आए हैं और आज जहाँ खड़े हैं, तो आपको एक रियलाइजेशन होती है यार कि यहाँ पे हर कोई जो है ना कुछ करने आया है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी इज़ ऑलवेज अराउंड यू, तो उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस इसी वजह से लम्स के ग्रेजुएट्स या बिजनेस ग्रेजुएट्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बिकॉज देव बिन थ्रू द ग्राइंड। एजुकेशन आसान नहीं है, BSc में अच्छे ग्रेड लेना, वो भी आप compete कर रहे हैं मतलब टॉप 500 स्टूडेंट्स या 600 स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो आपके अंदर एक एज ऑटोमेटिकली आ जाता है। जहाँ कंपटीशन है वहाँ पे आप तराशे जाते हो। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द रीज़न कि आपका बायस मारा जाता है, आप ऑलरेडी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में हो, सर्वाइवल की गेम चल रही है वहाँ पे। और एक चीज़ जो है सर्वाइवल के साथ साथ ना वो आपको टीम वर्क भी सिखाते हैं। बच्चे जो अच्छे पढ़ रहे हैं वो खुद
उनके अंदर एम्पथी होती है यार कि जो नहीं कर सक रहे, आपके ग्रुप्स ऐसे बनाएंगे जिसमें ना डाइवर्सिटी होगी, पढ़ने वाला भी होगा, जो पीछे लैग कर रहा होगा वो भी होगा, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो एक बड़ा एक ना उनके लम्स इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उन्होंने अपना प्रोसेस इतना अच्छा बना लिया है कि आप पॉइंट ए से एंटर होते हैं, पॉइंट बी से निकलते हैं, आप कुछ बन के निकलते हैं। तो मैं जब पहले भी बात कर रहा था, हर कंपनी में प्रोसेसेस या जिस भी बिज़नेस में प्रोसेस होगा तगड़ा, तो उसका एंड रिज़ल्ट या एंड प्रोडक्ट बड़ा अच्छा निकलता है। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न लम्स अभी भी बड़ा सॉलिड इंस्टीट्यूट है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आपने जो हमारे साथ शेयर किया है डेफिनेटली ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और जो बिज़नेस ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ और बिज़नेस ग्रेजुएट्स फ्रॉम लम्स, देयर इज़ अ डिफरेंस। और हम सब बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये जो आप बार बार एक वर्ड मेंशन कर रहे हैं, एरोगेंस, एंड वी डू फील दैट कि शायद होता है। एंड आपने ये भी मेंशन कर दिया कि मैं भी मार दी जाती है लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग, और शायद एरोगेंस इज़ लाइक अटैच्ड विद द नेम कि मैं लम्स का ग्रेजुएट हूँ। लेकिन अगर आप एरोगेंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स मेरे साथ भी थे जो समझते थे कि यार हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं, वेदर दे वर नॉट एबल टू डू समथिंग इन देयर ओन डोमेन्स। तो ये सब साथ साथ चलता रहता है। आई थिंक आज हमने बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, बहुत सारे एंगल्स को, बिजनेस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्लियर किया है। और मैं आई एम होपफुल कि हमारी जो ऑडियंस सुनेगी वो डेफिनेटली दे विल हैव सम क्वेश्चंस, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप कनेक्टेड रहें चैटबॉट के साथ, कनेक्टेड रहें चैटबॉट की सोशल मीडिया के साथ, ताकि आप उनके वहाँ पे जवाब दे सकें। आई लिटरली लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू in this podcast, and I expect the same for the audience. It went really well. Thank you so much for your time. थैंक यू कासिम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आपका चैटपॉट जो है इट वाज वेरी इंसाइटफुल फॉर मी एज वेल। मैंने भी अपनी जब हिस्ट्री डिस्कस की आपके साथ तो मुझे भी अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, थिंग्स दैट आई लर्नड, एंड आई होप आपकी ऑडियंस भी इसको पॉजिटिवली ले और इसमें से जो लेसन्स लर्नड हैं वो उसको अभी से अपने साथ इम्प्लीमेंट करें। आई विश योर ऑडियंस ऑल द वेरी बेस्ट। See you again. Thank you.